तो डाउटनट की लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गणित की कक्षा। ठीक है, कक्षा 7 की गणित हिंदी माध्यम में। ठीक है, और मैं अमित वर्मा आपको पढ़ाऊंगा गणित हिंदी में। ठीक है, चलिए आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा जो अध्याय चल रहा है, वो क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक का ये आज हमारा दूसरा अध्याय है। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो क्या है। ठीक है, तो टाइम टेबल देखिए क्या है यहाँ पर हमारा। कक्षा 7 और 8 के लिए हिंदी माध्यम में एक नया कोर्स शुरू हो गया है। कब से बताइए? 29 सितंबर 2020 से कक्षा 7 और 8 के लिए हिंदी माध्यम में कोर्स शुरू हो चुका है। क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी, मुश्किल हो रही थी कि वो पढ़ने में, क्योंकि उन्हें इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा था, तो उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आ भी रही थी और कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आ पा रही थी। तो उन्हीं की इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी माध्यम में गणित की कक्षा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना टाइम टेबल। तो हमारा टाइम टेबल क्या है बच्चों? देखिए, आपकी जो कक्षा 7 की गणित की कक्षा है वो कितने बजे लगेगी? शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे। और जो विज्ञान की कक्षा है वो आपकी कितने बजे है? शाम को 4 बजे है। ठीक है, तो गणित मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ठीक 5 बजे कहाँ अपना कॉपी और पेन लेकर आ जाना है? डाउटनेट की ऐप पर। ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे हम अपनी पढ़ाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने जो कक्षा 6 में पढ़ा था, आज हम उसका क्या कर रहे हैं? दोहरावा कर रहे हैं। मतलब हमने जो कक्षा 6 में पढ़ा था उसको हम दोहरा रहे हैं। अब हमने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था? हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि भाई क्या होती है? एक संख्या रेखा होती है और उस संख्या रेखा पर क्या होती हैं? एक तो अगर बाईं ओर चलें तो बाईं ओर माइनस अनंत होता है और दाईं ओर क्या होता है? प्लस अनंत होता है। और ठीक बीचों बीच में क्या होता है? ठीक बीचों बीच में होता है शून्य। ठीक है, ठीक बीचों बीच में कौन सी संख्या होती है? शून्य होती है। अब शून्य के दाईं ओर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 2 3, और इस तरह से ये चलती चली जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं शून्य के बाईं ओर चलूं तो शून्य के बाईं ओर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, और इस तरह से ये भी चलती चली जाती हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो जीरो के दाईं ओर होते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन होते हैं? जो जीरो के बाईं ओर होते हैं। तो फिर आप कहेंगे तो सर फिर जीरो कहाँ गया? जीरो को आपने क्या कहा? जीरो भी जबकि जीरो को आप पूर्णांक कह रहे हैं, लेकिन जीरो को ना तो धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं ना ऋणात्मक पूर्णांक कह रहे हैं। तो बेटा ये जीरो ऐसा होता है कि ना तो जीरो क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, क्योंकि जीरो क्या होता है? बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांक के बारे में। अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि अगर प्लस माइनस होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम माइनस लिखते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? घटाते हैं। और अगर माइनस प्लस होता है तो हम उसमें क्या करते हैं? तो हम उसमें माइनस करते हैं, फिर घटाते हैं। लेकिन अगर माइनस और माइनस हो तब हम क्या करते हैं? माइनस और माइनस होने पर भी हम प्लस करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास प्लस और प्लस हो तो हम क्या करते हैं? तो भी हम प्लस करते हैं। इसका मतलब अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ठीक है, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम बेटा जोड़ेंगे। ठीक है, और अगर दोनों चिन्ह एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? तब हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योज्य प्रतिलोम। क्या है? योज्य प्रतिलोम। उससे पहले हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्विज, तो तैयार हो जाइए क्विज के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्विज पर देखते हैं कि क्या है। तैयार हैं आप लोग?
तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 20, 43, -30, 57, 69 माइनस का 84 इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किस में चलते हैं, आरोही क्रम में चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा -15 + 27 डैश पूर्णांक है। मतलब ये कैसा पूर्णांक है? क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक पूर्णांक है, या दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए मुझे जल्दी से, ये कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है? जैसे कि 0, भाई 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, या थर्ड सही है, या फोर्थ सही है? आंसर कीजिए जल्दी, कौन सा सही है बताइए, बताइए, हरी अप। तो देखिए अब हम बताते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है हमसे कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमें कब मिलती है? सबसे बड़ी संख्या हमें तब मिलती है जब हम आरोही क्रम में जाते हैं। कौन से क्रम में जाते हैं? आरोही क्रम में। यानी कि सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। या फिर हम क्या करें, अवरोही क्रम ले लें। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्या मान में सबसे बड़ी होगी, ठीक है, और अगर उसके आगे क्या लग गया होगा, माइनस लग गया होगा, वो संख्या तो सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ये -84 है ये तो सबसे छोटी है, और जो ये -69 है ये भी क्या है, ये भी इससे छोटी है। तो फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो धनात्मक है। अब धनात्मक संख्याएं यहाँ पर 20 भी है, 43 भी है, 57 भी है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 57, है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 57 है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। किस किसने मुझे ये आंसर किया था बताइए, किस किसने मुझे सी ऑप्शन आंसर किया था? चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि -15 और +27 ये जो है, ये संख्या जो हमें मिलेगी ये कैसी पूर्णांक होगी, ये कैसी पूर्णांक होगी। अब देखिए जो -15 है और 27 है, मैंने आपको बताया था माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, -15 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हमें 27 में से 15 को क्या करना है, घटाना है। अब घटाने के लिए घटा तो देंगे हम, तो 27 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। लेकिन इसका चिन्ह कैसा आएगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो जैसा कि आपको पता है, आप घर में भी देखते हैं कि जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ही बात मनवाते हैं, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई नहीं, जो मैं कहूँगा वही होगा, ऐसे ही करते हैं ना वो। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपनी बात मनवाते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लिया जाएगा। अब बड़ी संख्या कैसी है, बड़ी संख्या है धनात्मक, तो इसलिए जो ये 12 है इसका भी चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ये पूर्णांक था -15 और +27, ये हमारा कैसा पूर्णांक हो जाएगा, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? अब देखिए योज्य प्रतिलोम है, जैसा कि हमें शब्द से क्लियर है, योज्य का मतलब होता है एक तरह से योग करना। क्या करना होता है इसका मतलब, योग करना। योग करने का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जोड़ना, ठीक है।
और प्रतिलोम का मतलब क्या है? अब देखिए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है उल्टा। तो अब यहाँ पर इस योज्य प्रतिलोम शब्द का क्या मतलब बना? जैसे मानकर चलिए, अगर मेरे पास कोई संख्या है a, ठीक है, और अगर मैं इसका योज्य प्रतिलोम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैं इस a में मैं क्या जोड़ूं, ठीक है, इस a में क्या जोड़ूं मैं कि मुझे क्या मिल जाए? मुझे 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, यानी कि 0। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि सर हम इस a को क्या करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क का मान जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान निकालने के लिए हम इस a को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान है वो क्या हो जाएगा? माइनस का a आ जाएगा, क्योंकि 0 में से a घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो a का क्या है, a का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होता है? वो होता है माइनस का a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस a होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? माइनस a की, तो माइनस a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस a का योज्य प्रतिलोम होगा a। क्या होगा? a होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा सूत्र है कि a का योज्य प्रतिलोम माइनस a होगा और माइनस a का योज्य प्रतिलोम a होगा। बस आपको क्या करना है? बस आपको माइनस चिन्ह अगर है तो प्लस चिन्ह लगा देना है, और अगर प्लस चिन्ह है तो आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देना है। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न, क्योंकि आज की जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं? पिछली कक्षा का दोहराव कर रहे हैं, मतलब दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी पहली प्रश्नावली है, यानी कि प्रश्नावली 1.1, वो क्या है? वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम अपनी प्रश्नावली देखते हैं। देखिए, प्रश्नावली में जो क्या है, प्रश्नावली हमारी 1.1 है हमारी किताब की। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, किसी विशिष्ट दिन में विभिन्न स्थानों के तापमान, मतलब अलग अलग शहर हैं और अलग अलग शहर का क्या होता है? अलग अलग तापमान होता है। भाई, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पर जो है ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो जो इन्होंने तापमान दिया है वो किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में दिया है। किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। और कहा है कि संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए, संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है, इसका मतलब क्या है? ये जो तापमान होंगे पूर्णांक के रूप में होंगे। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? देखिए, लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति कोई शहर है, उसका जो तापमान है वो -10 है। श्रीनगर कोई शहर है, श्रीनगर का तो आप जानते ही है, श्रीनगर का जो तापमान है वो -5 है। शिमला का तापमान जो है वो 5 है, और ये किस में है? डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, ऊटी कोई शहर है, उसका तापमान हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ऊटी शहर के स्थान पर देखिए खाली जगह है, तो वो हमें नहीं पता है। और जो बेंगलोर शहर है, बेंगलोर शहर का तापमान भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखिए, पहला जो इन्होंने हमसे पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है? इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। मतलब हमें संख्या रेखा को ध्यान से देखना है और जो इसके शहर हैं उसके हर एक शहर का तापमान हमें बताना है कि कौन से शहर का तापमान कितना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं लाहौल स्पीति की, किसकी? लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति जो शहर है इसका तापमान कितना है? लाहौल स्पीति शहर का जो तापमान है वो आप देख सकते हैं संख्या रेखा पर कितना है? -10 है। ठीक है, और ये तापमान किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद अगला जो शहर है वो क्या है? श्रीनगर है। कौन सा शहर है? श्रीनगर। तो श्रीनगर का जो तापमान है वो क्या है? अब देखिए, श्रीनगर के तापमान के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर जो श्रीनगर है, श्रीनगर के जहाँ पर तीर बना हुआ है उसके नीचे तो कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा श्रीनगर का तापमान? अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 0 के ठीक बाईं ओर चलता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? -1 मिलता है जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं।
फिर और चलूँ तो मुझे -2 मिलता है, फिर -3 मिलता है, फिर -4 मिलता है। इसका मतलब कि जो ये वाला बिंदु होगा, ये वाला बिंदु कौन सा होगा, ये वाला बिंदु होगा -2। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद मुझे 2 कदम चलना पड़ा। 0 के बाद मुझे कितना चलना पड़ा, 1 कदम और 2 कदम, और कितना, 0 के बाईं दिशा में, यानी कि 0 के उल्टे हाथ की दिशा में। ठीक है, तो इसलिए श्रीनगर का जो तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगला है शिमला। अब शिमला का तापमान कितना है बताइए। शिमला जो है शहर, शिमला पर बहुत ठंड होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर शिमला का जो तापमान है वो कितना है, संख्या रेखा पर कितना दर्शाया गया है, ये 5 के बराबर। तो इसका मतलब इसका तापमान कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं ऊटी। ऊटी शहर है, ये है ना ऊटी शहर। तो ऊटी जो शहर है वो कैसा शहर है, पहाड़ी शहर है। तो उसका तापमान कितना होगा। अब यहाँ पर तापमान, जो ऊटी शहर है उसका तापमान हमें नहीं दिया हुआ, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 10 के दाईं ओर चलते हैं, यानी कि अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हमें धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। भाई 10 है, 10 के बाद चलेंगे तो 11, 11 के बाद चलेंगे तो 12, 12 के बाद चलेंगे तो 13। तो ठीक है, तो जब हम 10 के बाद चले तो यहाँ पर आए तो ये 11 पर आ गए, फिर 11 के बाद चले तो यहाँ पर आए तो 12 पर आ गए। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 10 के बाद जब हम चले तो हम कहाँ पर आ गए, 10 के बाद हम 11 पर आ गए, फिर 11 के बाद चले तो 12 पर आ गए। ठीक है, 12 के बाद चले तो कहाँ पर आ गए, 13 पर आ गए। 13 के बाद चले तो कहाँ पे आ गए, 14 पे आ गए। और जहाँ 14 पे आए वहीं तो कौन है, वहीं तो ऊटी शहर है। इसका मतलब ऊटी शहर जो है उसका तापमान कितना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब अगला और लास्ट जो है, सबसे आखिरी शहर, वो कौन है, बेंगलोर है। अब बेंगलोर का तापमान भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो बेंगलोर शहर है उससे पहले 20 लिखा हुआ है तापमान। तो इसको हमें अब बेंगलोर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलेंगे तो दाईं ओर चलने पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसका मतलब 20 में हमने 1 जोड़ा तो 21, क्योंकि हम 1 कदम चले हैं, 1 कदम चले हैं तो हमने 1 जोड़ दिया। फिर 1 कदम और चले तो कहाँ पर पहुँच गए, ठीक सीधा बेंगलोर पे पहुँच गए। तो वही क्या हो जाएगा, बेंगलोर का तापमान हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बेंगलोर शहर है उसका तापमान कितना है बताइए। बेंगलोर शहर का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमसे अगला क्या पूछा गया था। बी में उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से शहर में होगी, और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। अब ये जो अंतर शब्द है इसका क्या मतलब है। अंतर शब्द का मतलब ये होता है, हमेशा देखिए कि जो बड़ा है, बड़े में से ही हमेशा हमें छोटे को घटाना होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा दें तो उसे हम तापमान कहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, अंतर का मतलब होता है बड़े में से किसको घटाना, छोटे को घटाना। किसको घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। ये साथ के साथ आपको लिखते चलना है। ठीक है, ताकि अगर आप कभी थोड़ा सा भूल भी जाते हैं तो आपको याद रहे, और अगर ना भी याद रहे तो आप अपने नोट्स देखकर तुरंत याद कर लें, अच्छा सर ने ये बताया था। ठीक है, तो याद करते चलना है और लिखते हुए चलना है, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो सबसे गर्म है, अब सबसे गर्म शहर कौन होगा मुझे ये बताइए। सबसे गर्म, ये जब मैंने आपको कल भी बताया था कि कल मैंने आपको कश्मीर के बारे में बताया था कि भाई कश्मीर जो है वहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो जहाँ पर ठंड होती है वहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी वहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब, अब कम कब होगा, जब वो माइनस में पहुँच जाएगा, यानी कि ऋण ऋण हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे हम
आम भाषा में कह नहीं देते हैं, कभी कभी बात करते करते किसी से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती तो हम कहते हैं अरे यार वहाँ शिमला का तो यार टेम्परेचर माइनस में पहुँच गया, कुल्लू मनाली का तो टेम्परेचर माइनस में पहुँच गया। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होने का मतलब, माइनस में जाने का मतलब ये है वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सबसे गर्म कौन सा शहर होगा? सबसे गर्म शहर वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा? जो कि जिसका टेम्परेचर धनात्मक में सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? धनात्मक में जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही का टेम्परेचर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, और वही शहर सबसे गर्म होगा। अब हम आते हैं अपनी संख्या रेखा पर। तो ज़रा मुझे संख्या रेखा पर देखकर बताइए कि यहाँ पर कौन सा शहर है जिसका तापमान सबसे क्या है? सबसे कम है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे छोटी संख्या मिलती है। इसका मतलब जो ये लाहौल स्पीति शहर है इसका ही तापमान क्या है? सबसे कम है, -10 है, यही सबसे कम होगा। और जब यही सबसे कम होगा तो यही शहर सबसे ठंडा होगा। तो हम कह सकते हैं -10 लाहौल स्पीति जो है ये क्या है? ये सबसे ठंडा शहर है। ठीक है, कैसा शहर है? सबसे ठंडा शहर है। और सबसे गर्म कौन होगा? जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है। और हमें पता है जब हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिलता है, सबसे बड़ी संख्या मिलती है। तो वो यहाँ पर कौन है? वो यहाँ पर बेंगलोर है। और बेंगलोर का तापमान कितना है? बेंगलोर का जो तापमान है वो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी होगी, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे गर्म शहर हो जाएगा। कैसा शहर हो जाएगा? सबसे गर्म शहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सी जो है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? अब देखिए, सबसे ठंडा और सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे गर्म का क्या था? सबसे ठंडा ये था, सबसे गर्म ये था। तो इन दोनों का हमें क्या बताना था? अंतर बताना था। तो अंतर का मतलब क्या? बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़ा कौन था? बेंगलोर। बेंगलोर का कितना था? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 22 में से हम किसको घटा देंगे? 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम जो लाहौल स्पीति का है, लाहौल स्पीति का कितना है? -10 है, वो हमने घटा दिया। तो जब घटाएंगे तो देखिए अब कैसे घटाएंगे। ये है 22 और ये क्या है? माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस होगा प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +10। ठीक है, कितना आ जाएगा? +10 आ जाएगा। इसका मतलब हमें अब हम क्या करना है? इसका चिन्ह है प्लस और इसका भी चिन्ह है प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्लस। यानी कि अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जब 22 में मैं 10 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिल जाएगा 32। ठीक है, और चिन्ह कैसा आएगा? चिन्ह आएगा धनात्मक, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह कैसा है? बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए इसका भी चिन्ह कैसा आ जाएगा? धनात्मक आएगा। और धनात्मक चिन्ह को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे का उत्तर। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है कि जो लाहौल स्पीति शहर है और श्रीनगर है इसके तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर होगा? लाहौल स्पीति शहर का जो तापमान है वो -10 है और श्रीनगर का जो है वो -2 है। तो अंतर कब बताते हैं? अंतर तब बताते हैं ना कि जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? इन दोनों में बड़ा होगा -2। क्यों? क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है अगर उसके आगे माइनस लग जाए तो वो संख्या उतनी ही क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर 2 में से क्या घटा देंगे? -2 में से हम घटा देंगे -10। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे, अब देखिए -2 तो है ही है और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। इसका मतलब हमें 10 में से 2 को क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो जब 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 8। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, और अब चिन्ह कैसा आएगा हमें ये भी बताना है। तो जैसे कि आपके बड़े भाई बहन अपनी बात मनवाते हैं तो इसी तरह से 10 जो है वो कहेगा भाई मेरा चिन्ह आएगा
किसी और का चिन्ह नहीं आएगा। तो इसका मतलब 10 का चिन्ह कैसा है, धनात्मक है, तो 8 का भी चिन्ह धनात्मक आ जाएगा। उसको हम लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला। सबसे आखिरी में हमसे क्या कह रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर जो है शहर, उनके तापमानों का योग, योग करने का मतलब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, जोड़ना। ठीक है, तो जो शिमला का तापमान है, शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान है -2। तो क्या इनका तापमान जो है, इनका जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है? तो पहले हम इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान जो है वो 5 है, तो 5 ले लिया हमने। और जो श्रीनगर है, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान -2 है। इसका मतलब हमें -2 इसमें जोड़ देना है। तो जब हम 5 में हम -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में जब हम -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 2, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब शिमला और जो क्या है श्रीनगर है, इन दोनों के तापमानों में कितना अंतर है, 3 का योग है। इनका जो योग है वो कितना है, 3 है। ठीक है, और शिमला का तापमान से कम है, और शिमला का तापमान कितना है, 5 है, और इन दोनों का जो योग आया है वो 3 आया है। तो इसका मतलब हमें पता है कि 3 तो 5 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब हाँ, ये वाली बात तो सही है कि भाई शिमला और श्रीनगर के जो तापमान हैं उनको अगर हम जोड़ दें, योग कर दें, तो वो जो तापमान हमें मिल रहा है वो शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या पूछा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? अब देखिए इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग तो 3 है, और जो श्रीनगर का तापमान है वो कितना है, वो -2 है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के आगे माइनस लग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, वो संख्या छोटी हो जाती है। तो ये 3 जो है ये तो कैसी है, ये तो धनात्मक संख्या है, और जो ये श्रीनगर का तापमान है ये तो क्या है, ऋणात्मक में है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये कम होगा। और जबकि ये हमसे कह रहे हैं कि इन दोनों का जो योग है वो श्रीनगर के तापमान से कम है। कम है का मतलब छोटा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, इन दोनों का जो योग आ रहा है वो तो 3 आ रहा है, वो तो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, ये कम नहीं है। हालांकि ये कम है, हाँ ये तो कम है, बट ये कम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको प्रश्न? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर जो शहर है उसका तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान क्या हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब मुझे आप ये बताइए, अगर तापमान कम होगा तो ठंड होगी या गर्मी होगी, क्या होगी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था पहले, जब तापमान कम होता है तो ठंड होती है, ठीक है, ठंड बढ़ जाती है, और जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है बताइए, गर्मी हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो श्रीनगर एक शहर है, और श्रीनगर का जो तापमान है कब का, श्रीनगर का जो तापमान है सोमवार का वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जो तापमान था वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया का मतलब हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। भाई मेरे पास मान लीजिए पहले मेरे पास 10 रुपए थे, उस 10 रुपए में से मैंने 5 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 5 रुपए कम हो गए। 10 रुपए थे, उसमें से 5 रुपए मैंने अपने दोस्त को दे दिए, तो 5 रुपए मेरे पास कम हो गए। कम हो गए का मतलब ये मैंने कैसे बताया, ये मैंने ऐसे बताया कि 10 में से मैंने 5 को घटा दिया। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं -5 में से क्या घटा दूंगा, किसको घटा दूंगा, 2 डिग्री सेल्सियस को घटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तापमान कम हुआ है। तो मंगलवार को जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो 5 और 2 तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब बात आती है चिन्ह लगाने की कि भाई इनका चिन्ह कैसा आएगा। तो आप कहेंगे कि सर जो संख्या 5 है इसका चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है, और यही संख्या बड़ी है तो इसी का चिन्ह आ जाएगा, इसी का चिन्ह आएगा ना। जी बिल्कुल इसी का चिन्ह आएगा। तो यानी कि यहाँ पर -7 आ जाएगा। तो यही जो तापमान होगा, यही तापमान कब कौन से दिन होगा, यही तापमान मंगलवार को होगा। यानी कि अब मंगलवार को देखिए, पहले कितना था, सोमवार को 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया तो मंगलवार को तापमान -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी कि ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि तापमान कम हुआ लेकिन ठंड बढ़ गई, है ना। अब अगला क्या कह रहे हैं ये कि बुधवार को तापमान कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार को जो तापमान था, ठीक है, बुधवार को कितना था तापमान, बुधवार को तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस। और इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ गया। बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो बढ़ गया। अब जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगी, गर्मी होगी, है ना। तो जब चीज़ें बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम जोड़ते हैं, और जब चीज़ें कम होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास गुल्लक होती है और गुल्लक में आप पैसे डालते जाते हैं तो पैसे आपके बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब आप क्या करते जाते हैं, आप कहते हैं ना भाई कुछ पैसे मैं जोड़ लूँ ताकि मैं कुछ खा पी सकूँ। छोटे बच्चे क्या करते हैं, चुलबुले दिल खाते हैं, चांद सितारे खाते हैं ना। तो बस वही बात है कि जब हमें जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम बढ़ाते हैं तो हम जोड़ते हैं, ठीक है। और जब हम घटाते हैं चीज़ों को, इसका मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो जब तापमान बढ़ गया तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि बुधवार को तापमान कितना हो गया। तो देखिए, अब मंगलवार को तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इसमें हमने 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया का मतलब क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसमें मैं जोड़ दूंगा कितना, 4 डिग्री सेल्सियस मैं इसमें जोड़ दूंगा। अब जब मैं 4 डिग्री सेल्सियस इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये है माइनस और ये है प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। इसका मतलब हमें इन दोनों को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हालांकि हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन जोड़ने के बाद अब हमें कौन सा विकल्प लगाना है, कौन सा हमें प्रक्रिया करनी है, जोड़ें या घटाएं, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें चिन्हों को देखकर पता चलता है। तो अब हमें इन दोनों को घटाना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और बड़ी संख्या क्योंकि 7 है और 7 का जो चिन्ह है वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसलिए 3 का भी चिन्ह कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। 3 का चिन्ह कैसा आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो तापमान होगा, यही तापमान कौन से दिन होगा, यही तापमान बुधवार को होगा, क्योंकि बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया था, ठीक है। तो ये तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का। तो आपको कौन सी चीज़ नहीं भूलनी है, एक तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ते चलना है। दूसरी बात ये कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको लिखते हुए भी चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो कोई बात भूल जाते हैं तो आप दोबारा उसमें से देखकर उसे रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्या होता है, फिर माइनस प्लस क्या होता है, फिर प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एक हवाई जहाज है, क्या है, एक हवाई जहाज है। अब कुछ बच्चों का उड़ने का मन कर रहा होगा, जैसे ही हवाई जहाज का नाम सुना कि बस अब तो उड़ चलो। तो भाई अभी उड़ना नहीं है, पहले सुन लो, पहले पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद उड़ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो हवाई जहाज है वो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये हमारा समुद्र का तल है, ठीक है, ये हमारा समुद्र का तल है। तो समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, समुद्र तल से वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। भाई आसमान में ही तो उड़ेगा,
ज़मीन से नीचे थोड़ी ना उड़ेगा। ठीक है, अब एक विशिष्ट बिंदु पर, कोई एक विशिष्ट बिंदु है, हमने मान लिया कि वो बिंदु क्या है, यही वाला बिंदु है। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, नीचे का मतलब कहाँ, अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, समुद्र तल से नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि समुद्र में डुबकी लगानी है, नहीं, समुद्र तल के नीचे जाना है, इस तरह से। ये आ गए हम नीचे। तो समुद्र तल से जब नीचे जा रहे हैं तो कितना नीचे जा रहे हैं, 1200 मीटर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, कितना नीचे जा रहे हैं, 1200 मीटर नीचे जा रहे हैं। और 1200 मीटर नीचे क्या है, तैरती हुई पनडुब्बी है। पनडुब्बी क्या होती है, जिसमें जो हम क्या करते हैं, तैराकी वगैरह करते हैं, पनडुब्बी होती है जो पानी के अंदर ही अंदर चलती है। ठीक है, जो पानी के जहाज होते हैं, नाव होती है, वो तो पानी के ऊपर ऊपर चलती है, लेकिन पनडुब्बी जो होती है वो पानी के अंदर चलती है। ठीक है, जैसे मछलियाँ पानी के अंदर चलती हैं, ऐसी पनडुब्बी भी पानी के अंदर चलती है। तो इसीलिए वो 1200 मीटर नीचे जाके पानी में वो चल रही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ठीक ऊपर है, मतलब ये जो पनडुब्बी है यहाँ पर कोई पनडुब्बी है। ठीक है, इस तरह से। तो पनडुब्बी के ठीक ऊपर क्या है, पनडुब्बी के ठीक ऊपर क्या है, एक हवाई जहाज है, इस तरह से। ठीक है, तो पनडुब्बी के ऊपर जो ये हवाई जहाज है, अब इन्होंने क्या कहा है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब होता है, देखिए अगर मैं कहूँ ऊर्ध्वाधर दूरी, तो जैसे मेरे ये पेन है, इस पेन को मैं क्या कर दूँ, ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दूँ, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान के चलिए कि यहाँ पर है, तो ये वाली जो दूरी होगी, इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, इसी दूरी को ही हमने मान लिया ये h दूरी जो है, यही क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान के चलिए जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो जब हम ऊपर जा रहे हैं यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम जोड़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और जब हम नीचे जा रहे हैं, तो जब हम नीचे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, और जब हम नीचे जाएंगे तो हम घटाएंगे। तो इसका मतलब जो ऊपर वाली दूरी है, ऊपर वाली दूरी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 5000 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो ऊपर है। ठीक है, और जो नीचे वाली दूरी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1200 लिख सकता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा, जैसे मानकर चलिए हमारी संख्या रेखा होती है, तो संख्या रेखा पर हम जब बाएं चलते हैं तो हम माइनस लेते हैं, और जब दाएं चलते हैं तो हम प्लस लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, क्या कर दें हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, प्लस के 5000 में हम क्या कर दें, माइनस के 1200 को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगी, हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ये जो हवाई जहाज है और जो पनडुब्बी है, इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका चिन्ह कैसा है, धनात्मक है 5000 का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 5000 में से 1200 को हम घटा देंगे। तो जब 5000 में से 1200 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3800 मिलेगा। इसका मतलब उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3800 मीटर है। कितनी है, 3800 मीटर है। तो इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, मीटर में आएगा, यानी जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है, 3800 मीटर है। अब कितने बच्चों का आंसर यही आया था, आपने ट्राई किया था खुद से, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि मोहन जो है वो अपने बैंक खाते में 2000 रुपये क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। अब बताइए मुझे, जब हम पैसे जमा करते हैं अपने बैंक खाते में, ठीक है, तो हमारे पैसे बढ़ते हैं या घटते हैं, जल्दी से बताइए मुझे, क्या होता है, क्या होगा जब आप पैसे, मान के चलो आपकी गुल्लक ही है, आप गुल्लक ही ले लो, अगर आप गुल्लक में पैसे डालते जाते हो तो उसमें से पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो निकाल लेते हैं उसमें से पैसे, धीरे से गुल्लक को तोड़ा और उसमें से पैसे निकाल लिया। ऐसे नहीं करना है, अभी पहले समझो बेटा कि जब हमारे पास गुल्लक है और उसमें हम पैसे डालते जाते हैं तो हमारे पैसे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब बढ़ती हैं चीज़ें तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं प्लस, यानी कि हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है कि अगले दिन
इसमें से उसने 1642 रुपए निकाल लेते हैं। अब आ गई ये उन शरारती बच्चों वाली बात। वो जो शरारती बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पहले कुछ पैसे डालते हैं और फिर कुछ पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, उनका मन नहीं मानता, उन्हें चीज़ें खानी होती हैं। ठीक है, उन्हें कुछ और काम करना होता है, उन्हें खेलने के लिए बैट बॉल लाने होते हैं, मतलब इस तरह से। ठीक, तो अब क्या है कि उसको भी कोई ज़रूरत होगी, मोहन को भी, तो उसने क्या करा, उसने 1642 रुपये निकाल लिए। अब जब उसने 1642 रुपये निकाल लिए तो मुझे ये बताइए कि जब आप पैसे निकाल लेते हैं तो आपके पैसे बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं? जब आप गुल्लक में से पैसे निकाल लोगे तो पैसे आपके कम होंगे या ज़्यादा होंगे? सबको पता है कम ही होंगे। ठीक है, तो जब पैसे कम होंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहे हैं। खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। वो तो मैंने आपको बताया ही अभी कि जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को कम करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, चीज़ों को जब हम कम करते हैं तो उसको हम माइनस से बताते हैं। और वही यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, बताइए। तो हम जो खाते में राशि जमा कर रहे हैं, कितने राशि जमा कर रहे हैं, 2000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो इस 2000 को हम धनात्मक चिन्ह से बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं एक तरह से अपने पैसे को। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या कहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जब उसने मोहन के पास 2000 रुपये उसने जमा किए और उसमें से उसने क्या करा, 1642 रुपये निकाल लिए। तो जब 2000 में से उसने 1642 रुपये निकाल लिए, अब उसके पास बैंक खाते में कितने रुपए बचे, जल्दी से मुझे बता दो कितने रुपए बचे। उसके पास 2000 रुपये थे, तो यानी कि ये उसका धनात्मक मान हो गया। इसमें से उसने क्या करा, 1642 रुपये निकाल दिए। ठीक है, इसका मतलब कम कर दिए, कम कर दिए का मतलब घटा दिया। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, और फिर यानी कि 358 रुपये उसके पास अब बचे हैं। उसके खाते में कितने रुपए बचे हैं, 358 रुपये उसके खाते में अब बचे हैं शेष। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए अब तैयार हो जाइए क्विज के लिए। तैयार हैं? क्विज के लिए तैयार होइए जल्दी। तो ये रहा पहला क्विज। अब देखिए 5 का योज्य प्रतिलोम है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था योज्य प्रतिलोम के बारे में, तो क्या होता है योज्य प्रतिलोम, जल्दी से बताइए। 5 का योज्य प्रतिलोम है 1/5 है, -5 है, 1 में -5 है, या फिर 1 है। क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जिसमें हम क्या करें, बताइए, बता दिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 56 + 73 का योज्य प्रतिलोम है। बता दीजिए मुझे 56 + 73 का, ये यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, धनात्मक चिन्ह है। तो बताइए 56 + 73 का क्या आएगा योज्य प्रतिलोम, बताइए। 56 + 73 का योज्य प्रतिलोम है, क्या होगा योज्य प्रतिलोम, बताइए। अब देखिए योज्य प्रतिलोम बताना है, आंसर कर दिया आपने। चलिए अब देखते हैं। अब पहले आते हैं इस पर, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। 5 का योज्य प्रतिलोम होगा, देखिए अगर हमारे पास 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बस हम इसमें माइनस लगा देंगे, बस माइनस लगा दिया और हमारा काम खत्म। 5 में हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब किसने किसने मुझे ये आंसर किया था, बताओ जल्दी से, किसने किसने मुझे ये आंसर किया था। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे a - b का योज्य प्रतिलोम लिखना है, किसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, a - b का, तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, a और यहाँ पर जो भी चिन्ह है उसका ठीक उल्टा, यानी कि अगर माइनस है
तो क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा और b लिख दूंगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये जो 56 + 73 है, ठीक है, 56 + 73, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 56, ठीक है, 56 और -73, ठीक है, क्योंकि प्लस था ना, तो प्लस की जगह पे मैंने क्या कर दिया, प्लस की जगह पे मैंने माइनस कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये वाला विकल्प हमारा कौन सा होगा, ये वाला विकल्प हमारा कौन सा होगा, इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 56 तो है ही है, ये हमारा 56 तो है ही है, ये जो माइनस है इस माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस लिख करके -73 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पहला जो विकल्प है यही सही होगा। ठीक है, 56 प्लस -73, क्योंकि आप देखेंगे कि जब प्लस माइनस हम करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ठीक है, आज हमने ये सीखा है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, और इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न किए, हमने जो हमारी पहली प्रश्नावली थी उस पर हमने उसके कुछ प्रश्न हल किए। ठीक है, अब अपना होमवर्क भी लिख लीजिए जल्दी से, होमवर्क भी तो ज़रूरी है ना भाई, जो पढ़ा है उसको हमें अप्लाई भी तो करना है साथ के साथ, कि हमने जो पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को लिख लीजिए, और कल जब हम क्लास में मिलेंगे तो आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, तो सब होमवर्क करेंगे, चलिए लिख लिया होमवर्क। चलिए अब हम अपना देख लेते हैं एक बार टाइम टेबल। तो हमारा टाइम टेबल क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लेट में क्लास ज्वाइन की होगी आज, तो बेटा आपका जो टाइम टेबल है, कक्षा 7 की हिंदी माध्यम की जो कक्षा है वो शाम को 4 बजे किसकी लगती है, विज्ञान की लगती है, यानी कि साइंस की, विज्ञान की कक्षा होती है आपकी शाम को 4 बजे। ठीक है, और शाम को 5 बजे यानी कि ठीक उसके बाद आपकी कौन सी कक्षा होती है, गणित की कक्षा होती है, किस माध्यम में, हिंदी माध्यम में। कौन से माध्यम में, हिंदी माध्यम में, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर का। ठीक है, कुछ प्रश्न हल करेंगे, कुछ और मज़े से हम चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।